इसका मैंने करा दिया था। अब मैं आगे बढ़ता हूं। द रोल ऑफ मल्टीप्लायर एंड सो ऑन। और ये बताया था लास्ट क्लास में, इफ alpha g bar or b increase, that is your denominator increase, that is when your multiplier alpha g bar increase. When your b increase, your slope will decrease. When your slope will decrease, your is curve become flatter and vice versa. ये इसके बारे में यहाँ लिखा है। मैंने ये फाइल सॉफ्ट कॉपी इसकी भेज दी है, जिसमें इनफैक्ट मार्क भी किया हुआ है मैंने। ये जो डिराइव किया था डेरिवेशन, वो सब डिराइव होके मैंने अपलोड कर दी, आपको व्हाट्सएप कर दिए। is curve is negatively sloped. ये पढ़ लेना। हाँ, if suppose your investment spending is very sensitive to interest rate, क्लास में किसी को याद है? that is your B. Suppose your B is large. अभी मैंने बताया B अगर large होगा तो is curve become flatter. A given change in interest rate produce large change in aggregate demand. Aggregate demand में change आएगा तो आउटपुट में ज्यादा चेंज आएगा, और आउटपुट में ज्यादा चेंज आएगा तो योर कर्व बिकम फ्लैटर। लार्ज शिफ्ट इन एडी प्रोड्यूस लार्ज चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। हाँ, यही दैट इज योर आईएस कर्व बिकम फ्लैट। यही मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इफ बी इज लार्ज, योर आईएस कर्व बिकम फ्लैट। देखो, एक बहुत आसान सा तरीका है मेरे पास आपकी गुड बुक्स में रहने का। आपको अच्छे से पढ़ाता रहूं, आपको कुछ ना बोलूं, कुछ ना पूछूं आपसे, तो आपके लिए मैं अच्छा रहूंगा। लेकिन मैं बच्चों के लिए अच्छा हूं नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं और उसके बाद मैं पूछता हूं और लगातार पूछता रहता हूं जब तक आप आंसर नहीं देंगे, है ना। इसके लिए आप मेरी कंप्लेन भी करा सकते हैं, कुछ भी करा दीजिए, बट आई विल कीप आस्किंग यू, ठीक है, बिकॉज दिस माई ड्यूटी। मैं वो अपनी काम करूंगा। सिमिलरली मैंने मल्टीप्लायर वाला बताया था कि मल्टीप्लायर अगर ज्यादा होगा तो अगेन योर आईएस का बिकम फ्लैटर। अल्फा जी बार ये यहां दिखा देता हूं। दिस इज अबाउट फिगर 10.6। सर वो ठीक है, पहले मैं दिस इज अबाउट ग्राफ, तो मैं पहले ग्राफ ही करा देता हूँ। जहाँ पे अगर हम बी बढ़ाते हैं तो फ्लैट होता है, बी डिक्रीज करेंगे तो, क्योंकि अल्फा जी, और ये क्या है, अल्फा जी अपॉन इंटू बी क्या है सर, उस ये जो इक्वेशन आती है उसकी स्लोप है निगेटिवली होगा सर, ऐसे करेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी बच्चों, अब मैं कराता हूं आपको आई कर्व की शिफ्टिंग। First you will derive your IS curve like we did in last class normally. Just derive your IS curve. So how we derive our IS curve? This is your 45-degree line. This was your AD. This was your AD. What is the equation of AD? AD का इक्वेशन क्या था? हाँ जी, AD का इक्वेशन बता दो क्या था?
एनीवन? यस सर। बताइए एडी का इक्वेशन क्या था? सर इंटरेस्ट के टर्म में बताऊं? एडी का तो एक ही था इक्वेशन। यस, ए बार प्लस सी 1 माइनस टी वाई माइनस बी आई। ए बार प्लस सी 1 माइनस टी वाई 1 माइनस टी वाई माइनस बी आई। माइनस बी आई, यस। और बाहर हम क्या लिखते थे? ए बार माइनस का बी आई, और जहां एडी एस से मिलता था वो हमारा इक्विलिब्रियम हुआ करता था। यस सर। वाई ई, ठीक है। हम इसको नीचे, सपोजिंगली द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज आई नोट, suppose the rate of interest was I naught. Now suppose your rate of interest decrease when your rate of, मैं डेरिवेशन दोबारा करा रहा हूं ये वाली, क्योंकि मुझे शिफ्टिंग करानी है। ये दोबारा करा के दिखा रहा हूं। Suppose your rate of interest decrease, when your rate of interest decrease your investment will increase. अगर बैंक आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा तो आप इन्वेस्ट ज्यादा करोगे, जब आप इन्वेस्ट ज्यादा करोगे तो डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा, डिमांड में चेंज आएगा तो आउटपुट में चेंज आएगा। तो सपोज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज, अभी मैं पहले डेरिवेशन कर रहा हूँ बेसिक। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होता था तो एडी कर्व ऐसे ऊपर चले जाता था, दैट इज ए बार माइनस बी आई वन, क्योंकि आई नोट से आई वन हो गया है, और यहां हम लिखते थे एडी नोट, ये एडी वन आ गया, दैट इज ए बार प्लस स्मॉल सी 1 माइनस टी वाई बी आई वन, ये नोट था। यहां नया इक्विलिब्रियम बनता है, इसको ई नोट बोल देता हूं, इसको ई वन बोल देता हूं। यहां से हम एक डैश लाइन ड्रॉ करते थे, डॉटेड लाइन ड्रॉ करते थे, वाई ई, ये नोट था, ये वन है। वाई ई नोट और वन, रेट ऑफ इंटरेस्ट आई नोट आई वन, हम इसको ज्वाइन करते थे। जहां ये मिलते थे हम इनको ज्वाइन किया कर देते थे और हमारा आईएस कर्व बन जाता था। दैट इज व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज योर इनकम विल इंक्रीज। आईएस कर्व वो सारे पॉइंट शो किया करता था। आईएस कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आई एंड वाई such that your goods market is in equilibrium. IS curve is a combination of I and Y such that your goods market is in equilibrium. ये होता था, ये डेरिवेशन थी IS कर्व की, जो लास्ट क्लास में सिखा चुका हूं मैं आपको, ठीक है। अगर मैं आपको समझा रहा हूं, बड़ा भाई होके समझा रहा हूं, अगर आप एक भी क्लास मिस करेंगे तो ये समझ लो आपकी पूरी मैक्रो गई, क्योंकि आपको ISLM अगर ये नहीं आएगा टॉपिक तो यूनिट 1 नहीं समझ में आएगी। ISLM का ही यूज यूनिट 2 में है। जब मैं आपको फर्स्ट क्लास में स्टार्ट कर रहा था तो मैंने पूछा था आपसे कि आपको ISLM आता है या नहीं आता है, तो व्हाटएवर क्लास, whichever class you will miss, it will be missed on your own cost. अभी इजी है, समझना आसान है, मैं बेसिक से समझा रहा हूं, बाद में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। now what we will do, we will shift the IS curve. पहले ये वाला ग्राफ नहीं कराऊंगा मैं, पहले ये वाला ग्राफ नहीं कराऊंगा, पहले ये वाला ग्राफ कराऊंगा। Supposingly अच्छा यहाँ बताइए, ये जो एडी होता है आपका, ये एडी की जो वैल्यू बताई आपने मुझे, ए बार प्लस स्मॉल सी 1 माइनस टी वाई माइनस का बी आई। अभी आपने देखा जब मैंने आई को चेंज किया, पहले आई नोट था,
फिर आई 1 हो गया, तो मेरा एडी कर्व क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, और मेरा आईएस कर्व ड्राइव हो गया। तो आईएस कर्व अगर ड्राइव करना होता है तो हम आई को चेंज करते हैं। किसको चेंज करते हैं? आई को। अब ये बताइए, पहले ये जो एडी होता है, इसमें जो ये ए बार होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है इंक्लूड? सी बार होता है, आई बार होता है, आई बार होता है, और क्या होता है? जी बार होता है, जी बार, एक होता है ट्रांसफर मल्टीप्लायर, सी टी यस बार। सर। ये देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आपको दोबारा। ये रहा, ये सारी चारों चीजें को जोड़ के मैंने ए बार लिखा था। ये अच्छी बात क्या है कि टेक्नोलॉजी का ये सबसे बड़ा फायदा है कि सब कुछ जो भी पढ़ा है ना, वो रखा हुआ है मेरे पास। ये रहा आपके सामने रिकॉर्डेड है, और ये मैंने आपको भेज भी दिया है। तो इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू स्टडी और नॉट। नाउ प्लीज, यहाँ भी कर सकते हैं क्या? चलो यहीं कर लेते हैं। इसको एक काम करता हूँ, वहीं ले जाता हूँ ताकि कल को इजी रहे आपके लिए भी। इसको उठा के वहीं ले जाता हूँ। हम्म। यहाँ लिया। अब हुआ क्या है, जो ये आपका एडी होता है विच इज ए बार प्लस स्मॉल सी 1 माइनस टी वाई माइनस का बी आई, इस ए बार में जो वैल्यूज होती हैं सी बार, आई बार, जी बार, सी टी आर बार, इसमें से कोई एक वैल्यू बढ़ गई है, कोई एक वैल्यू बढ़ गई है। मतलब इस बार आप पहले आपका आई चेंज हो रहा था तो आई एस कर्व ड्राइव हो रहा था, अब किसी एक ऑटोनोमस वेरिएबल में चेंज आ गया है। मतलब या तो सी बार में चेंज आ गया है, या आई बार में चेंज आ गया है, जी बार में चेंज आ गया है, या सी टी आर बार में चेंज आ गया है। आपका कोई ऑटोनोमस वेरिएबल चेंज हो गया। हाँ बच्चों, समझ में क्या पूछ रहा हूँ मैं? समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है सर। ठीक है। अब मान लीजिए आपका ए बार चेंज हो गया, मान लीजिए ऑटोनोमस कंजम्पशन बढ़ गई या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, तो अब आपका इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही, आई नोट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही, क्योंकि ए में चेंज आ गया है, तो योर एडी कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड। योर न्यू एडी विल बी लुक लाइक दिस, एडी नोट डैश। मान लीजिए ये पहले ये ए नोट था, तो ये हो गया है ए नोट 1 प्लस स्मॉल सी 1 माइनस टी वाई माइनस का बी आई नोट। तो अब नया वाला एडी पुराने वाले एएस से इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो दिस विल बी योर न्यू इनकम। सो दिस विल बी योर न्यू इनकम। यस। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही आई नोट था, तो मेरे आई नोट में कोई चेंज नहीं आया। हाँ है ना? हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है। ये मैंने जब मेरी कंजम्पशन बढ़ी तो मेरा एडी ऊपर चेंज हो गया, ये मैंने देखा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आई नोट था। अब मैं सेम देख रहा हूं जब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आई 1 है, तो ये सेम इफेक्ट कब होगा? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आई 1 है। ए बार माइनस बी आई 1
और ये भी 1 हो गया है, तो नया एडी यहां मिला एएस से, तो मेरी इक्विलिब्रियम इनकम ये आ गई। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारी इनकम ये हो गई, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारी इनकम ये हो गई। इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, तो ये मेरा नया आईएस कर्व बन जाएगा, नया आईएस कर्व बन जाएगा। हाँ या ना बच्चों? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आ रहा है तो आईएस कर्व डिराइव होगा, अगर किसी ए बार के कंपोनेंट में चेंज आ रहा है, मतलब इनमें से किसी चीज में चेंज आ रहा है, तो आईएस कर्व शिफ्ट होगा। इफ दे चेंज देन आईएस कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड एंड राइटवर्ड। मैंने बता दिया, मैंने आपको राइटवर्ड करके दिखाया है, आईएस कर्व राइटवर्ड गया है, आप लेफ्टवर्ड करके दिखेंगे अपने आप होमवर्क में। पक्की बात? ठीक है सर। आप होमवर्क में क्या करके देखेंगे? लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करके देखेंगे। अभी एक चीज बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ, ये समझ में आ गया? पक्की बात बच्चों, समझ में आया? बताइए। yes, ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। इस शिफ्टिंग को कि आपकी इनकम में कितना चेंज आया, जैसे अभी आपकी इनकम में चेंज आया है इतना, आपकी इनकम फॉर एग्जांपल यहां से यहां आ गई, या इस इन्वेस्टमेंट पे देखें तो यहां से यहां आ गई, ठीक है? तो अब आपकी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया है, इनकम में कितना चेंज आया है, ये जो चेंज है, या तो ये देख लो या ये देख लो, ये चेंज कितना है, अब इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ इन्होंने कैलकुलेट करके दिया हुआ है, ये देखिए, तो ये चेंज कितना है, ये कैसे कैलकुलेट हुआ, ये ध्यान से देखेंगे आप आई में बच्चों। से सर आईएस आपकी आईएस की इक्वेशन वाई की टर्म्स में ये थी अल्फा जी बार, अगर किसी को चेंज करते हैं तो हमारा आईएस ए बार माइनस का बी आई, ये इक्वेशन थी, हाँ या ना? अब अगर मैं अल्फा जी बार को अंदर ले जाता हूं, इट बिकम अल्फा जी बार ए बार, अल्फा जी बार बी आई। कोई दिक्कत? क्योंकि इस बार जो इनकम चेंज हुई है वो ऑटोनोमस वेरिएबल की वजह से चेंज हुई है, सो आई एम डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू ए बार, तो इट बिकम डेल वाई अपॉन में डेल ए बार, डेल वाई अपॉन में डेल ए बार, इट बिकम व्हाट? डेल जी बार। देखिए, इसमें से ए बार के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, तो ए बार का 1 उसके साथ वाला एज इट इज आ गया, यहाँ ए बार नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। हाँ या ना?
पक्की बात? ठीक है। तो इनकम का चेंज कितना हो गया? अल्फा जी बार इनटू में डी ए बार। ये हो गया या नहीं हो गया? ये देखिए, ये हो Yes, गया sir, नहीं हो हो गया? इसको इधर ले गया ना मैं, इस वाली हाँ सर, वैल्यू ठीक को है। मैं इधर ले गया। ठीक है, तो आपकी इनकम का चेंज क्या लिखा हुआ है इन्होंने? अल्फा जी बार डी ए बार या डेल्टा ए बार, यही तो लिखा हुआ है। ये वैल्यू कैसे आई, समझ में आ गया? अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, ये ए बार की जगह कुछ भी आ सकता है। कुछ भी मतलब इसमें से कोई भी एक वैल्यू आ सकती है। डेल सी बार आ सकता है, आई बार आ सकता है, जी बार आ सकता है, सी टी आर बार आ सकता है। कोई दिक्कत? नो सर। तो आईएस की शिफ्टिंग समझ में आ गई, और उसकी शिफ्टिंग की क्या वैल्यू, इनकम की, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। इसको हॉरिजॉन्टल शिफ्ट बोलते हैं। अब एक और चीज समझिए, एक और चीज समझिए, ये इन्होंने एक ही वैल्यू पे करके दिखाया है। इन्होंने पहले ये मान लिया, अच्छा ये डायग्राम और इस डायग्राम में हल्का सा डिफरेंस इसलिए नजर आ रहा होगा, मैंने आपको ये प्रोसेस आई नोट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी करके दिखाया है और आई वन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी करके दिखाया है। इन्होंने सिर्फ एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करके दिखाया है, दैट इज आई वन। देखिए, इन्होंने सिर्फ एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करके दिखाया है, मैंने अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करके दिखाया है। मतलब क्योंकि पहले मैंने आईएएस को ड्राइव भी किया है आपके लिए। ठीक है, नाउ इसको हॉरिजॉन्टल शिफ्ट बोलते हैं। नाउ एक और चीज बतानी रह गई थी, ये बता ही दिया था मैंने आई की टर्म में इक्वेशन, ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो ही गया है आपका। एक और चीज बतानी थी मुझे कि एक चीज और बतानी है, यहाँ पे बता देता हूँ। ये पता होना चाहिए, पॉइंट्स ऑफ एंड पॉइंट ऑन दी आईएस कर्व। आईएस कर्व के ऊपर जो पॉइंट होते हैं और उसके ऊपर या नीचे जो पॉइंट होते हैं उनका क्या मतलब होता है? यहाँ पे हम लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे लेते हैं इनकम। ये आपका आईएस का कर्व होता है। नाउ और इस पे आने वाला पॉइंट ये दिखाता है कि आपकी गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में। मान लीजिए ये एक पॉइंट आया आई और वाई का, तो इसका मतलब ये हो गया इस इन दोनों पॉइंट पे ये आई ये इस पे गुड्स मार्केट आपकी इक्विलिब्रियम में रही होगी। ऊपर हम जाके देखें तो एट दिस पॉइंट आई कैन से दैट if it is my E1, if it is my E1, then I can say that at this point your Y1 equals to AD1. That is your goods market is in equilibrium. Y1 AD1 के इक्वल है, मतलब goods market equilibrium में है, हाँ है ना? So any point on the IS curve, any point on the IS curve denotes that your goods market is in equilibrium. Any point on the IS curve denotes that your goods market is in equilibrium. Now, what the point above the IS curve reflect and what the point below the IS curve reflect? अगर IS के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा, और IS के अगर कोई नीचे पॉइंट होगा तो वो क्या रिफ्लेक्ट करेगा? अब मान लीजिए हम ये एक पॉइंट ले लेते हैं IS के ऊपर, मतलब ये ले लेते हैं कोई पॉइंट, ये IS के ऊपर है, मैंने ले लिया, इसको बोलते हैं E1 डैश ले लिया। E1 डैश में क्या है? E1 डैश में आउटपुट वही है पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है। अब एक बात बताइए, देखिए ना, पहले देखिए अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये इनकम है तो योर गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। बट अगर इसी इनकम लेवल पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसी आउटपुट लेवल पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा, देन व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन बच्चों? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो आप इन्वेस्ट कम करोगे,
और अगर आप इन्वेस्ट कम करोगे, इन्वेस्टमेंट घट जाएगी ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट अगर कम हो जाएगी तो एडी कम हो जाएगा, और अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो गया, then at same level of output your AD become less than y, yes or no? तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स, ESG, एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स, यस और नो? ये बात समझ में आई? एनी पॉइंट above the IS curve will reflect excess supply of goods, yes or no? Yes, sir. And what if I take any point below the IS curve, मतलब आउटपुट वही, अब मैं क्या दे रहा हूं, देखिए इस आउटपुट और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो इक्विलिब्रियम में, अगर आउटपुट यही रहता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी सर, एक्सेस डिमांड, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, तो योर AD will be more, and if your AD will be more, then it become AD, then AD become greater than Y, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड ऑफ गुड्स, EDG, yes or no? Any point above the IS curve reflect excess supply of goods, any point below the IS curve reflect excess demand of goods, yes or no? देखो आपको IS की डेरिवेशन समझ में आ गई, IS कर्व की स्लोप पता लग गई, IS कर्व कब स्टीप बनेगा कब फ्लैट बनेगा ये पता लग गया, IS कर्व की शिफ्टिंग कब होती है लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड तब पता लग गया, लेफ्टवर्ड तब होती है जब कोई भी ऑटोनोमस वेरिएबल डिक्रीज हो जाएगा, कोई भी ऑटोनोमस वेरिएबल इंक्रीज हो जाएगा तो IS कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, पॉइंट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑन द IS कर्व पता लग गया, हाँ या ना? यस सर, पक्की बात? यस सर। बच्चों ये बात समझ में आ गई? हाँ जी, हाँ सर आ गई। देखो सुनो, मैं बहुत स्लो करा रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि ताकि तुम लोगों को आ जाए ये चीज समझ में, अदरवाइज ये टाइम लेंगी चीजें, समझ लो यार, अभी करके खत्म करो, अदरवाइज परेशान रहोगे। अब एक चीज बता देता हूँ जो रह गई थी, मैंने वो आपको मल्टीप्लायर को ये लिख दिया था, आपके मल्टीप्लायर को मैंने इसको, इस वैल्यू को अल्फा जी बार लिख दिया था, क्यों लिख दिया था वो बता देता हूँ, एक मिनट। एक मिनट यहीं बता देता हूँ। देखो इक्विलिब्रियम में y AD के इक्वल होता है, हाँ या ना? होता है। AD को लिखा था मैंने C प्लस I प्लस G लिखा था, यस सर। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट करता हूं। C की वैल्यू पुट करी थी मैंने, C बार प्लस स्मॉल c YD, I की I बार माइनस BI, BI अभी यूज करो या ना करो इसका कोई रोल होने नहीं वाला, वो आगे देख लेंगे, और G की G बार, C बार प्लस स्मॉल c YD कैसे निकाला था, इनकम में से टैक्सेस को घटाकर, दैट इज TY
ट्रांसफर को जोड़कर टी आर बार, आई बार प्लस जी बार, हाँ है ना। फिर मैं सी बार प्लस स्मॉल सी को अंदर ले गया था, तो इट बिकम दिस और नॉट? यस सर, ठीक है। ठीक है। फिर मैंने ऑटोनोमस वेरिएबल्स को पहले लिख लिया था, आई बार प्लस जी बार माइनस का सी टी आर बार प्लस का सी वाई माइनस का सी टी वाई। इन सबको मैंने क्या बोल दिया था? ए बार बोल दिया था। सर प्लस CTR होगा ना सर? प्लस होगा क्या? हाँ प्लस होगा। यस प्लस होगा, प्लस हो गया। इनको ए बार बोल दिया था, प्लस सी वाई माइनस का सी टी वाई। ये सब वैल्यूज इधर चली गई थी, माइनस का सी वाई माइनस का सी टी वाई इक्वल्स टू ए बार। ए बार इंक्लूड्स बहुत सारी वैल्यूज, हाँ है ना। फिर इसमें से पहले सी कॉमन लो, तो यहां बचा था वाई, यहां बचा था टी वाई, हाँ। फिर मैंने अंदर में से y कॉमन लिया था, तो बचा था 1 माइनस टी वाई, हाँ। फिर इसमें से जब आप y कॉमन ले लेते हो, इट बिकम 1 माइनस सी 1 माइनस टी ए बार, और y इक्विलिब्रियम में आया था 1 अपॉन 1 माइनस सी 1 माइनस टी इंटू ए बार। ये वैल्यू इधर चली गई। यस, कल भी करके दिखाया था, हाँ है ना। यस सर, ठीक है। यस, 1 माइनस सी 1 माइनस टी। यहाँ पे ए बार की आप वैल्यू पुट कर सकते हो, सी बार आई बार जी बार प्लस स्मॉल सी टी आर बार। हाँ, ये ए बार या तो ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। नाउ इफ आई डिफरेंशिएट this with respect to any variable c bar, I bar, g bar, tr bar. Let's say I differentiate with respect to g bar. गवर्नमेंट स्पेंडिंग से मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ये बिकम डेल y अपॉन में डेल g बार। अब मैं जब इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो इसका तो वेरिएबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, इन सब का हो जाएगा 0, तो इट बिकम 1 अपॉन 1 माइनस सी 1 माइनस टी। यस और नो? ये इसका 1 हो गया। यस और नो? यस सर। इसका मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लाई। हाँ, ये 11th क्लास उसमें भी किया होगा लास्ट सेमेस्टर में। यस सर, किया था। अल्फा जी बार इज योर डेल वाई अपॉन में डेल जी बार इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस सी 1 माइनस टी। इसलिए हम उसको ये लिख देते हैं। पक्की बात? तो बाकी इसके अलावा भी लिख सकते थे सर, सी के टर्म्स में, आई के टर्म्स में अगर सी बार भी लिख सकते इसको, हाँ सी बार की टर्म्स में लिख देते थे, इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में लिख सकता था। यस सर, बस मल्टीप्लाई चेंज होता रहेगा, हाँ है ना। यस सर, ये मैंने गवर्नमेंट स्पेंडिंग के, ये मेरा एक शिफ्टिंग रह गई आईएएस की, बस ये मेरा मोटा मोटा आईएएस कर्व खत्म हो गया। समझ में आ गया बच्चों? यहाँ पे आईएएस कर्व समझ में आ गया आपको? वो एक ग्राफ को छोड़ के वो शिफ्टिंग है, वो भी करा दूंगा मैं इसके बाद। ये इतना आईएएस कर्व समझ में आ गया? यस सर। है ना। इसके बाद एलएम शुरू कराऊंगा मैं। चलिए मैं अटेंडेंस मार्क करता हूँ। क्रिश नाम लेंगे अपना।